सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम सुनाने जा रहे हैं बाबा साहब का हूबहू क्रांतिकारी भाषण, जो बाबा साहब ने 13 फरवरी 1938 को दिया था। 13 फरवरी 1938 को क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब के संबोधन को लेकर हम सीधे उपस्थित होंगे। लेकिन उससे पहले कि हम आपको बता दें, कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में अर्थात अंबेडकर संदेश 247 में जिन साथियों ने कमेंट सेक्शन में उत्तर लिखा था, जो अंत में प्रश्न पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं अंबेडकर संदेश के, निश्चित रूप से वो साथी ही आंसर कर पाते हैं जो पूरा वीडियो वॉच करते हैं। आज हम उन साथियों का धन्यवाद सबसे पहले ज्ञापित करेंगे जिन्होंने कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में अपनी प्रतिक्रिया दी है। कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में नारायण सिंह जेवर, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश, आदरणीय राम नरेश गौतम जी, आदरणीय महेंद्र पटेलकर महाराष्ट्र से, आदरणीय सुनील गायकवाड़ और आदरणीय बनीता धोखे जी ने कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दिया। हम आपके प्रति साधुवाद व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है, मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से आप नियमित डॉक्टर अंबेडकर संदेश को वॉच करते रहेंगे और साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया, अपना रिस्पांस हमें देते रहेंगे। अन्य सम्मानित साथियों से भी अनुरोध है कि वीडियो वॉच करने के बाद, क्योंकि हजारों की संख्या में वीडियो वॉच करते हैं लेकिन आंसर नहीं देते हैं, प्रतिक्रिया अपनी नहीं देते हैं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपना जवाब नहीं लिखते हैं, तो निश्चित रूप से हम वंचित रह जाते हैं आपके विचार जानने से। तो आपका विचार भी हम जानना चाहते हैं, इसलिए हर अंबेडकर संदेश के अंत में पूछे गए प्रश्न के सापेक्ष अपना उत्तर भले ही एक शब्द में, भले ही एक लाइन में आप लिखें, जरूर लिखें। सम्मानित साथियों, अब बिना विलंब के हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, क्योंकि समय लगातार आगे बढ़ रहा है और समय की अहमियत हम सभी समझते हैं। स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हुए हैं। मैं हूं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। आवाज का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का जो विषय है, आज़ादी, समानता और बंधु भावना पर आधारित नई पद्धति श्रमिक संगठनों का लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से चौथा भाग लेकर हम उपस्थित हुए हैं, पेज नंबर 91 से लेकर 95 तक। नागपुर के मेहमानों से विचार विमर्श हुआ। रविवार दिनांक 13 फरवरी 1938 के दिन दोपहर 1 से 2 के दरमियान नागपुर बनहाड़ प्रांत से आए प्रतिनिधियों के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ के आंदोलन के बारे में विचार विमर्श करेंगे। और इसके बाद विचार विमर्श किया बाबा साहब ने, और इसके बाद अपना जो स्पीच बाबा साहब कंटिन्यू करें। चूँकि पिछले डॉक्टर अंबेडकर संदेश में भी हमने कुछ भाग बाबा साहब का जो स्पीच का था वो हमने सुनाया है, उसी को अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बाबा साहब अपने भाषण में कहते हैं कि आपके और मेरे उद्देश्यों को कटघरे में खड़े करने वाले आलोचकों से मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारी ये शिकायतें सही हैं या गलत है? और दूसरा सवाल ये है कि अगर ये सब सही हैं तो इससे मुक्ति पाने के लिए क्या उन्हें संगठित नहीं होना चाहिए? संगठित होने के लिए बाबा साहब लगातार जीवन पर्यंत प्रयास किया, बहुजन समाज को संगठित करने का कार्य किया, और यहाँ पर रेलवे के जो कामगार हैं, कर्मचारी हैं, उनको संगठित करने की बात बाबा साहब कहते हैं। इन 2 सवालों के जवाब अगर हाँ में हों और कोई भी ईमानदार व्यक्ति उसका कोई दूसरा जवाब दे ही नहीं सकता, तो क्या हमारी ये कोशिशें न्यायपूर्ण नहीं है? हम पर इल्ज़ाम लगाने वाले कामगार नेताओं को भ्रम हुआ है। कार्ल मार्क्स पढ़ने से ये जान चुके हैं कि समाज में कामगार और मालिक केवल यही 2 वर्ग हैं। मार्क्स को पढ़कर भी केवल इसी बात को पकड़कर बैठ जाते हैं कि भारत में केवल मालिक और नौकर यही 2 वर्ग हैं, और वे पूंजीवाद को नष्ट करने की मुहिम छेड़ देते हैं। इस नज़रिए में मोटे तौर पे 2 गलतियां हैं। वो 2 गलतियां कौन सी हैं, जानना बेहद जरूरी है। बाबा साहब कहते हैं जो बात संभव है या आदर्श है उसे वास्तव में मानने की पहली गलती वे करते हैं।
मार्क्स ने कहीं ये नहीं कहा कि समाज में नौकर और मालिक यही दो वर्ग होते हैं। समाज के सभी लोग पैसों को अहमियत देने वाले, बुद्धिवादी तथा न्यायप्रिय होते हैं। ये कहना जैसे गलत है, उसी प्रकार ये समझना भी गलत है कि समाज में केवल दो ही वर्ग होते हैं। बाबा साहब यहाँ पर बहुत क्लियर कट मैसेज देते हैं। कहते हैं, अर्थ प्रवृत्ति इंसान का मूलभूत गुणगान का निष्कर्ष निकालते समय अर्थ विज्ञानी हमेशा एक समझदारी की सूचना देते हैं। वह ये कि अगर अन्य सभी स्थितियां समान हो तो इंसान की अर्थ प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से अस्तित्व में रहती है। श्रमिक नेता ये बुनियादी बात ही भूल गए। मार्क्स ने जो बताया वह यूरोप के बारे में सच था, ये मानना भी गलत है। क्या जर्मनी में गरीब और पीड़ित व्यक्ति हैं? क्या वे समान वंशी, एक ही देश के निवासी, समान भूत वर्तमान वाले हैं? और क्या उनका भविष्य भी समान ही रहने वाला है? तो उन्हें संगठित होना चाहिए। मार्क्स के ज़माने से ये उपदेश भाषणों में दिया जाता रहा है। तो क्या जर्मनी के वंचित और फ्रांस के शोषित किसान एकजुट हुए हैं? 100 साल बीत जाने के बाद भी वे एकजुट होना सीख नहीं पाए। पिछले महायुद्ध में वे खुलेआम एक दूसरे से निर्दयी दुश्मनों की तरह लड़े। भारत के बारे में ये ख्याल साफ गलत है। भारत में इस तरह सापेक्ष रूप से दो निश्चित वर्ग नहीं हैं। सभी कामगार एक हैं और उनका वर्ग एक है। ये नारा आदर्श है और उसे प्रत्यक्ष जीवन में लाना है। इसलिए उसी को वास्तविकता मानकर चलना बहुत बड़ी भूल है। कामगारों की सेना को अधिक बलशाली कैसे बनाया जाए? कामगारों के बीच एकता कैसे स्थापित की जा सकती है? एक गुट द्वारा दूसरे गुट के साथ अन्याय बरतकर हरगिज नहीं। जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके लिए अड़चने पैदा करके भी नहीं। जिनके साथ अन्याय हुआ वे अगर आंदोलन करना चाहते हो तो रुकावटें पैदा करके भी नहीं। बस और धर्म के कारण एक कामगार अगर दूसरे कामगार का दुश्मन बन रहा हो तो उनकी एकता में बाधा उत्पन्न करने वाले ये कारण नष्ट करना ही कामगारों की एकता का सही रास्ता है। एक कामगार दूसरे कामगार को जो अधिकार नहीं दे सकता उसकी मांग वह खुद के लिए भी नहीं कर पाएगा। ये कामगार को बताना ही उनकी एकता का उपाय है। ऊंच नीच का भेदभाव मानना और उसका पालन करना सब सिद्धांतता गलत है और कामगार संगठन के लिए घातक है। ये बात कामगारों को बताना ही कामगार एकता का सही मार्ग होगा। दूसरे शब्दों में कहना हो तो हमें कामगारों के मन से ब्राह्मणवादी असमानता के ख्यालों को मिटाना होगा। अर्थात असमानता, शोषण, ये जो इस तरह का मार्ग है वो हमें छोड़ना होगा। ब्राह्मणवादी व्यवस्था को छोड़ना होगा। बाबा साहब कहते हैं, हालांकि कामगारों में इस प्रकार का उत्साह निर्माण करने वाले कामगार नेता कहाँ हैं? कामगार नेताओं को पूंजीवाद के खिलाफ जोर जोर से भाषण देते हुए मैंने सुना है, लेकिन मैंने किसी कामगारों के नेता को कामगारों के बीच की ब्राह्मणवादी असमानता के बारे में बोलते हुए नहीं सुना है। उल्टे इस मसले पर उनका मौन अधिक मुखर है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, ब्राह्मणवाद में उनकी श्रद्धा होना। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपको बता दें, ब्राह्मणवाद के बारे में बाबा साहब की स्पष्ट राय है। बाबा साहब ने अपने इसी स्पीच में ब्राह्मणवाद को सबसे पहले क्लियर किया है। यदि आपने अंबेडकर संदेश 247 सुना है तो उसमें बाबा साहब ने ब्राह्मणवाद को आखिर किस नज़रिए से देखा है वहाँ पर विधिवत एक्सप्लेन किया गया है। यदि आपने नहीं सुना है अंबेडकर संदेश 247 यानी कि जस्ट इसके पहले का, तो आप यूट्यूब चैनल आवाज़ का ऑफिशियल पर जाएंगे और इससे जस्ट पहले अंबेडकर संदेश 247 लिखेंगे और वो अंबेडकर संदेश आप सुन लेंगे। तो मुझे लगता है ये जो आगे का पार्ट है वो भी आपके बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट, कामगारों की एकजुटता से उन्हें कुछ लेना देना ना होना, ये भी हो सकता है। ब्राह्मणवाद का कामगारों के बीच की फूट से कुछ संबंध है, ऐसा उन्हें लगना आदि कारणों से उनके मौन का कुछ संबंध हो या ना हो, केवल नेता बने रहने में उनकी दिलचस्पी होने के कारण कामगारों की भावनाओं को ठेस न लगे, इसलिए मौन उनके द्वारा धारण किया गया हो। इसकी छानबीन करने के लिए मैं अपना समय बिताना नहीं चाहता, बर्बाद नहीं करना चाहता, बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि जो कामगार नेता हैं वो कामगारों की समस्याओं के प्रति और उनके अंदर उनके बीच में जो असमानता का भाव है, ब्राह्मणवाद का भाव है, आखिर किन कारणों की वजह से
वो इस पर बात नहीं, इस बिंदु पर बात क्यों नहीं करते। तो बाबा साहब कहते हैं इन बिंदुओं पर मैं दिलचस्पी नहीं रखता। मैं नहीं चाहता कि इनकी छानबीन करूं कि आखिर किस कारण से वो नेता, जो कामगारों के नेता हैं, वो इस पर ध्यान नहीं देते। अपना टाइम हम बर्बाद नहीं करना चाहते, ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं हालांकि मुझे ये बताना ही पड़ेगा कि ब्राह्मणवाद अगर कामगारों की आपस फूट की बुनियादी वजह हो तो कामगारों के मन से उसे हटाने के लिए जोरदार कोशिशें होनी चाहिए। ध्यान न देने भर से ये छूत का रोग मिटने वाला नहीं है, या उसके बारे में मौन रहने से भी वह खत्म नहीं होने वाला। उसके पीछे पड़कर उसकी जड़ें खोदकर ही उसे खत्म किया जा सकता है, तभी कामगारों की एकता की राह खुलेगी। ब्राह्मणवाद जब तक अपनी जीवंतता के साथ प्रचलन में है और खेल जब तक अपने अधिकार के स्वार्थ के कारण उससे जुड़े हैं, औरों पर उसके कारण बंधन लाते हैं, तब तक मुझे डर है कि इससे पीड़ितों को उसके खिलाफ संगठित होना ही पड़ेगा। वे इस प्रकार अगर संगठित होते भी हैं तो उसमें नुकसान क्या है। इस प्रकार एकजुट होने पर अगर मालिकों का नियंत्रण होता तो इस संगठन के खिलाफ हो हल्ला मचाया जा रहा है उसमें कुछ दम है, ऐसा मुझे लगता है। अगर ये साबित किया जाता है कि हम मालिकों के हाथ का खिलौना है, या हम उनकी मर्जी के हिसाब से चल रहे हैं, या कामगारों में फूट डालने के लिए हम जानबूझकर ये संगठन खड़ा कर रहे हैं, तो इस परिषद की बुराई न्यायपूर्ण मानी भी जा सकती है। इस प्रकार का बर्ताव निश्चित रूप से विश्वासघात कहलाता है, लेकिन हमारे इस आंदोलन पर मालिकों का नियंत्रण है। ये संगठन मालिकों की मदद के लिए बना है, कामगारों के हितों का नाश करने के लिए उसका निर्माण किया गया है। क्या कोई ऐसा कह सकता है? अगर कोई उसके जवाब में हाँ कहे तो मैं उसे चुनौती देता हूं कि वह इस बात को साबित करे। इसलिए इस परिषद के आयोजन के लिए शर्मिंदा होने की या किसी से माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। हमारा उद्देश्य और उसके पीछे जो कारण है वे काफ़ी न्यायपूर्ण हैं। दलित वर्ग के भी एक दो लोग हैं जिन्हें ये संगठन पसंद नहीं है, लेकिन उसमें नया कुछ भी नहीं है। उनमें से कुछ लोग औरों के हाथ के खिलौने हैं, पैसे खिलाकर उन्हें हमारे खिलाफ खड़ा किया गया है। कुछ लोगों को पथभ्रष्ट किया गया है। दलित वर्ग दुर्बल है। कामगारों की एकता, ये शब्द प्रयोग ही इतना अधिक आकर्षक है और किसी प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व वाले नेता के मुंह से हमारे लोग इस शब्द प्रयोग को सुनते हैं तो वे प्रभावित भी होते हैं, तो उसमें अनहोनी कुछ नहीं है। लेकिन लोग एक बात भूल जाते हैं कि जिन गुटों में हर मामले में इतनी परस्पर विरोधी भावनाएं हों और मानसिकताएं हैं, और जहां एक गुट दूसरे गुट के हित का विरोध करने वाले अधिकारों और हकों का अपने लिए दावा कर रहे हैं, वहां कामगारों में असली एकता हो ही नहीं सकती। ऐसी जगह एकता का जो दावा किया जाता है वह दुर्बल और शोषित लोगों को झांसा देने के लिए किया गया है। बस एकता का ढोंग होता है, केवल दिखावा होता है। ऐसे ही झूठे लोगों द्वारा इस परिषद को फूट डालने वाली बताया जा रहा है। ये फूट होगी भी तो ऐसी है कि जहां असली विरोध और मतभेद है, ये विरोध पैदा होने के कारण सादा सा है। कामगारों का एक गुट दूसरे गुट के दलित कामगारों के विरोध में ये दावा कर रहा है कि उसे विशेष अधिकार प्राप्त हैं। इनमें से किसी भी गुट का मतभेद पैदा करने में दिलचस्पी या खुशी नहीं होती। हम बस इतना भर कर रहे हैं कि शुरू से मौजूद फूट को उजागर करने की कोशिश करते हुए, अन्याय पर रोक लगाते हुए इस फूट को नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं हम फूट डालने का काम नहीं कर रहे, हम बस ये कर रहे हैं कि जो पहले से ही फूट है, जो असमानता है कामगारों के बीच में, हम उसको उजागर कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम इस असमानता को हम नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब ये भी कहते हैं कि अगर ये हमारा जो प्रयास साफ नीयत के साथ किया जा रहा है, कामगारों के हितों में किया जा रहा है, यदि किसी को ये फूट नज़र आता है तो बताइए हम उसमें क्या कर सकते हैं। बाबा साहब कहते हैं अपने पर होने वाले अन्याय रोकने हो तो आपको संगठन खड़ा न करने की सलाह यहाँ कैसे मानी जा सकती है। अगला सवाल होगा कि आपके संगठन का उद्देश्य क्या होगा। बाबा साहब यहाँ संगठन खड़ा करने की बात कह रहे हैं सम्मानित साथियों, कामगारों का, और निश्चित रूप से संगठन होना चाहिए। बगैर संगठन के कोई भी कार्य नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो अकेले ही संगठन हैं, हम ही संगठन हैं, तो व्यक्तिगत कोई संगठन नहीं होता। संगठन जब तक विधिवत रूप से संचालित टीम वर्क के रूप में नहीं होता है, लोगों के द्वारा कार्य नहीं होता है,
लोगों के लिए कार्य नहीं होता तो वहां संगठन का भाव नहीं होता है। एक व्यक्ति अपने आप को संगठन नहीं कह सकता है। संगठन में कई सारे पदाधिकारी होते हैं, सदस्य होते हैं, और वो जनता के हित में पर्टिकुलर जिस जनता के लिए, जिन लोगों के लिए वो संगठन बना है, जिस तरह से आज का आप देखते हैं शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों का संगठन है, और ये डॉक्टर अंबेडकर मिशन को आगे बढ़ाने के लिए नियमित क्रियाशील है। तो इस तरह से संगठन, बाबा साहब कहते हैं कि संगठन जरूर बनाइए। अगला सवाल होगा कि आपके संगठन का उद्देश्य क्या होगा। जाहिर है अपने व्यवसाय के उद्देश्य से आपको संगठन खड़ा करना होगा। बिना बताए ही बात समझ आती है, लेकिन सवाल ये है कि नया संगठन बनाए या फिर पहले से कार्यरत किसी संगठन में शामिल होना चाहिए। दो बातें हैं। संगठन बनाने की कार्रवाई शुरू करने से पहले ही आपको इस बारे में सोचना होगा। भारत में जो कामगार संगठन है वह फिलहाल बुरी हालत में ही है। कामगार संगठन का मुख्य उद्देश्य पूरी तरह से नज़रअंदाज हो चुका है। कामगार संगठनों का मुख्य उद्देश्य है कामगार के जीवन स्तर को गिरने से बचाना। जन्म से और प्रशिक्षण से एहसास होने के कारण यूरोप का हर व्यक्ति अपने जीवन स्तर को संतोषजनक हालत में रखने की हर वक्त कोशिश करता रहता है। उस स्तर में गिरावट लाने की कितनी भी पुरजोर कोशिश क्यों ना हो, वह उसका प्रतिकार करता है। भारतीय कामगारों में ऐसा दृढ़ निश्चय कहीं दिखाई नहीं देता। सब लोग ये बात जानते हैं, वह केवल जिंदा रहने की कोशिशों में ही खटता रहता है। मिल के कथनानुसार जहां निकृष्टता की ओर से जाने वाली कोशिशों को डटकर प्रतिकार करने की तथा संतोषजनक जीवन स्तर को बनाए रखने की मानसिकता का अभाव होता है, वहां बड़े और उन्नत राष्ट्रों में भी गरीब लोगों की स्थिति केवल जिंदा रहने तक ही सीमित हो जाती है। मेरी राय में भारत ऐसा राष्ट्र है जहां कामगारों के संगठन की नितांत आवश्यकता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा भी है, आज के भारतीय कामगार संगठन सड़ांध भरे रुके हुए पानी की हालत में है। इसकी वजह है डरपोक, स्वार्थी तथा पथभ्रष्ट कामगार नेतृत्व। उनमें से कुछ नेता ऐसे भी हैं जो केवल आराम कुर्सी पर लेटे दार्शनिक हैं। कुछ ऐसे भी जो अखबारों में अपना वक्तव्य छपाकर ही धन्य हो जाते हैं। कामगारों को संगठित करना, उन्हें शिक्षित करना और संघर्ष में उनकी मदद करना उनके कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। वे केवल कामगारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तथा उनकी ओर से बोलने के लिए चिंता से परिपूर्ण और आतुर हैं, लेकिन कामगारों से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रखना चाहते। एक और तरह के कामगार नेता होते हैं जो केवल इसलिए कामगारों की संस्थान की स्थापना करना चाहते हैं कि उन्हें उसमें अध्यक्ष, सचिव या तत्सम कोई भी पद मिले। अपने पदों की रक्षा करने के लिए वे हमेशा अपनी संस्था को अलग एवं परस्पर विरोधी रखने की कोशिशों में लगे रहते हैं। यहाँ पर बाबा साहब ने बहुत ही बारीकी से आप देख सकते हैं किस तरह से नेता होते हैं, किस तरह से संगठन होते हैं और क्या उनका उद्देश्य होता है। बाबा साहब कहते हैं कुछ का उद्देश्य सिर्फ अध्यक्ष, सचिव और तत्सम कोई पद मिले, ऐसा ही उद्देश्य होता है। वो हमेशा पदों का ही डिमांड करते रहते हैं, कार्य करने से कोई मतलब नहीं होता। कई बार तो ऐसे शर्मिंदा और अभित करने वाले, कर देने वाले वाक्य देखने को मिलते हैं कि इन विभिन्न संस्थाओं की लड़ाई कामगार और मालिकों के बीच की लड़ाई से घोर होती है, और ऐसा केवल इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को कामगारों के नेता के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करने के तथा कामगारों पर अपनी हुकूमत चलाने के अपने शौक को पूरा करने के लिए। यानी कि कई बार नेताओं में ही लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, बाबा साहब कहते हैं। तीसरे प्रकार का नेतृत्व कम्युनिज्म के तत्वों में विश्वास करने वालों का है। हो सकता है उनका उद्देश्य भला हो, लेकिन उनके मार्ग अटपटा है। ये कहने में मुझे बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है कि इन लोगों ने कामगारों का जितना नुकसान किया है उतना किसी और ने नहीं किया है। आज अगर कामगार संगठनों की रीढ़ पूरी तरह टूटी है, आज अगर मालिकों की चलती है, आज अगर कामगार संगठन स्थापित वस्तु बनी है, तो उसकी एकमात्र वजह यह है कि किसी समय कामगार संगठनों पर किसी समय कम्युनिस्टों ने कब्जा किया था और उन्होंने उसका पूरी तरह गलत इस्तेमाल किया है। कामगारों में किसी तरह का असंतोष नहीं है, ऐसा मानकर उसे निर्माण करना ही शायद उनका एकमात्र उद्देश्य रहा हो, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि असंतुष्ट कामगारों के संगठन के जरिए क्रांति लाई जा सकती है और कामगारों के राज्य की स्थापना की जा सकती है। इसीलिए उन्होंने कामगारों के बीच असंतोष फैलाकर उनका संगठन बांधने की मुहिम ही
उन्होंने छेड़ रखी है। क्रांति सफल होने के लिए केवल असंतोष काफ़ी नहीं होता, उसके लिए ज़रूरत होती है न्यायपूर्णता की ज़रूरत तथा सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के बारे में गंभीरतापूर्ण और परिपूर्ण एहसास की। क्रांतिकारी मार्क्सिस्ट भी हड़ताल की जितनी पूजा नहीं करते, उतनी सीडियोकोलिस्ट यानी कार्यकारी मंडल जिनमें है उन कम्युनिस्टों ने पिछले समय में की है। क्रांतिकारी मार्क्सिस्टों ने हड़ताल को कभी भी क्रांति का पहला पार्ट नहीं माना, अन्य सभी उपायों के हारने के बाद इस्तेमाल में लाया जाने वाला एक गंभीर एवं अंतिम साधन के रूप में भी मानते हैं। लेकिन कम्युनिस्टों ने इन सभी बातों को दरकिनार कर उनकी घोर उपेक्षा करते हुए हड़ताल को हमेशा कामगारों में असंतोष पैदा करने वाले एक दैवी प्रभावपूर्ण साधन के तौर पर इस्तेमाल किया। वे कामगारों में असंतोष पैदा कर पाए या नहीं ये अलग मुद्दा है, लेकिन अपनी शक्ति और सत्ता के रूप में होने वाले कामगार संगठन का अलबत्ता उन्होंने सत्यानाश कर डाला है। फिलहाल वे पूंजीपति संगठनों का सहारा ढूंढने में लगे हुए हैं। ऐसे बेमतलब आंदोलन से इससे अधिक क्या उम्मीद की जा सकती है। आग लगाने का शौक रखने वाला आदमी जिस प्रकार आग फैलाने की कोशिश में अपने घर को स्वच्छ रखना भी भूल जाता है, आज कम्युनिस्टों की हालत भी बिल्कुल वैसी ही है। हमारे साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लंबा जरूर है, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ बहुत बड़ी सीख आपको मिली है। किस तरह के नेता होते हैं, किस तरह के आंदोलन होते हैं, किस तरह के संगठन होते हैं और किस तरह से संगठन हमें चलाए जाने चाहिए, ये बड़ी सीख हम सभी को मिली है। किन चीज़ों की हमारे अंदर किस तरह की फीलिंग्स होनी चाहिए संगठन शक्ति पैदा करने के लिए, ये बाबा साहब ने आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बताया है। आज का पहला प्रश्न, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 2 सवाल क्या थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में संगठन और कामगारों के संगठन के उद्देश्य और पतन पर क्या व्याख्या दिया है और वर्तमान में अपने दायित्व पर आपको भी विचार देना है, यानी कि अपने विचार अपने भाषा में आप लिख सकते हैं। सामान्य साथियों, एक बार पुनः जो साथी लगातार कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम समाप्त करने से पहले एक निवेदन जरूर करेंगे। यदि आपको आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अच्छा लगा है तो इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ, इसी आह्वान के साथ आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम यहीं समाप्त करेंगे। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।